तो अभी इस वीडियो में देखेंगे लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। कौन कौन से लॉ हैं जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट। अब फंडामेंटल राइट को अगर नहीं मानते हैं, वायलेट करते हैं, तो उनको नल एंड वाइड घोषित किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये आर्टिकल 13 में ये डिक्लेयर किया गया है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट को नहीं मानता है उसको वाइड कर किया सकता है। और इसके द्वारा आर्टिकल 13 के द्वारा एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू का को लीगल बताया जाता है। जुडिशियल रिव्यू का रास्ता यहीं से मिलता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, दिस पावर हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट बाय आर्टिकल 32 and High Court by Article 226। 226 आर्टिकल से हाई कोर्ट को ये पावर मिलता है और आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट को मिलता है कि किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो, किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो। तो इसमें जो लॉ किसी भी लॉ को इनवैलिड कर सकता है, तो लॉ को डिफ़ाइन किया गया है आर्टिकल 13 में। लॉ को भी यहाँ पे ब्रॉडर सेंस में लिया गया है। एक तो लॉ हो गया जो परमानेंट लॉ, जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है, ये लॉ एक हो गया। दूसरा लॉ जो टेम्पररी लॉज होते हैं, जैसे कि कोई ऑर्डिनेंस पास किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर गवर्नर के द्वारा, यही दो ऑर्डिनेंस पास करते हैं, तो ये भी दूसरे तरीके का लॉ। तीसरे तरीके का लॉ ये होता है स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। एग्जीक्यूटिव जैसे कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कोई मंत्री है, कोई ऑफिसर है, ऑफिसर कोई है, और वो जो है कोई लॉ बनाता है, रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन के द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखा जाए तो जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो सर्दी अगर बहुत ज़्यादा हो जाए दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में, तो उस समय डीएम का ऑर्डर आता था कि 5 दिन के लिए सभी स्कूल हमारे डिस्ट्रिक्ट के सभी स्कूल बंद रहेंगे। तो सर्दी में बच्चों को बीमार ना पड़ जाए, ये तो डीएम का ऑर्डर आ गया और सब लोग मान लेते थे, तो इसलिए कहा जाता है। तो इस तरीके का ऑफिसर लोगों का भी कुछ पावर होता है जो कि अगर नोटिफिकेशन दे करके कुछ लॉ बना सकते हैं। टेम्पररी लॉ का आता है इसको, स्टैट्यूटरी टाइप का, तो इसको भी लॉ माना गया है। अगर ये भी अगर वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको वाइड सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिड कर सकता है। चौथे तरीके का जो लॉ हो गया वो है नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ, जो कि लॉ है नहीं लेकिन ट्रेडिशन है, कस्टम है जिसको लोग मान रहे हैं, और लॉ फोर्स ऑफ लॉ की तरह मतलब फोर्स उसका है। इसका एग्जांपल देखा जाए तो सबरीमाला जो इशू हुआ था, सबरीमाला में महिलाओं को जाना बहुत समय से मना था, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये इनवैलिड है, ये लॉ, ये रूल इनवैलिड है। भले ही वो लॉ कहीं लिखा हुआ है, ऑफिशियल लॉ है नहीं, लेकिन एक कस्टम है, ट्रेडिशन है, उसको भी लॉ माना गया है आर्टिकल 13 के अनुसार, किसी भी तरीके का लॉ हो। तो ये 4 तरीके का लॉ को डिफ़ाइन किया गया है एक ब्रॉडर सेंस में आर्टिकल 13 में। अब ये जो है तो इसमें से किसी को अगर कोई भी अगर वायलेट करता हो फंडामेंटल राइट को, तो चैलेंज किया जा सकता है। और इसके बाद जो आर्टिकल 13 डिक्लेयर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक लॉ नहीं है, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं किया सकता है। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में जो केशव नंद भारती केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी फंडामेंटल राइट के अगर अगेंस्ट होता है तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है, और इसीलिए अगर उसको बेसिक स्ट्रक्चर
फंडामेंटल राइट है, इसको अगर चैलेंज करता है, वायलेट करता है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इसको भी चैलेंज किया जा सकता है और नल एंड वाइड किया जा सकता है। तो ये हो गया अपना। अगला टॉपिक देखते हैं।